हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का। इसमें हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। पहले हमने एयर पोल्यूशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम वाटर पोल्यूशन डिस्कस करेंगे। वाटर पोल्यूशन के अब देखते हैं टाइप्स किस तरह से हो सकता है वाटर पोल्यूशन। तो सरफेस वाटर पोल्यूशन हो सकता है। सरफेस में ओशियंस है, लेक्स गंदी हो गई, रिवर्स। ग्राउंड वाटर का भी कंटेमिनेशन हो सकता है, जैसे कि आर्सेनिक ग्राउंड वाटर में अब मिक्स हो रहा है धीरे धीरे काफ़ी स्टेट में। तो आर्सेनिक का काफ़ी प्रॉब्लम है। पॉइंट सोर्स का मतलब है कि फ्रॉम अ सिंगल लोकेशन, केवल एक लोकेशन से डायरेक्ट पानी जा रहा है कहाँ पर, किसी रिवर या लेक में। जैसे कि टॉक्सिक वाटर फ्रॉम अ इंडस्ट्री। इसके बाद नॉन पॉइंट सोर्स, नॉट फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। वन सिंगल सोर्स नहीं, काफ़ी सोर्सेस हैं। जैसे कि कई सारे जो विलेजेस हैं, कई सारे विलेजेस, उनका पानी पहले कहीं से नाले में गया, फिर धीरे धीरे किस में चला गया, रिवर में चला गया। अब ऐसे ही ट्रांस बाउंड्री में क्या होता है भाई, कि पहले जब विलेज से पानी किसी नाली में गया, उसके बाद होता हुआ रिवर में चला गया। रिवर के बाद फिर रिवर का पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में जाता है। तो फिर समुद्र में जाने से एंड दिस इफेक्ट हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। एग्जाम्पल क्या है इसका, जीपी का फुल फॉर्म है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच एक बहुत ही बड़ा एक गार्बेज का पैच है पैसिफिक ओशियन में। सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा है ये। इसके बाद है अपना ऑयल स्पिल कैसे होता है भाई। ऑयल स्पिल की काफ़ी देखो, ये कितना गंदा है, ये रिवर के किनारे का एरिया, कितना गंदगी है रिवर में। इसके बाद ऑयल स्पिल का प्रॉब्लम देखते हैं हम। देखो ऑयल स्पिल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये इंडस्ट्री देखो, ये देखो ऑयल स्पिल हो गया ये समुद्र में। तो ऑयल ना पानी के ऊपर तैरता रहता है, जिससे जो सूरज की जो रोशनी है, मतलब जो क्या बोलते हैं अपन उसको, जो लाइट है, वो फोटिक जोन के 200 मीटर तक अच्छे से नहीं जा पाती। फोटिक जोन में 200 मीटर तक अच्छे से नहीं जा पाती, जिससे फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी। फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी तो बहुत सारे जो प्लांट के एनिमल्स वगैरह हैं, जब फिर पौधे वगैरह हैं, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। और ग्रो नहीं करेंगे जब प्रोड्यूसर लेवल एक जगह रुक जाएगा, तो पूरी पूरी फूड चेन ही बेकार हो जाएगी। एक फूड चेन में एक किसी एक पर इफेक्ट पड़ने से पूरे के पूरे इकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये बहुत ही गंदा होता है ऑयल स्पिल। ये देखो, तब कोई अपना जैसे कि मछली पकड़ने वाले, फिश कैच करने वाले, वो सारे के सारे जब उनके नेट से फिश पकड़ते हैं, जब उनका नेट ख़राब हो जाता है ना, तो वो वहीं पे छोड़ देते हैं अपने समुद्र में ही। जिससे कि वो अब जो जानवर वगैरह हैं, जो जीव वहाँ पे रह रहे हैं, तो वो उसमें इतनी बड़े फंस जाते हैं कि वो निकल नहीं पाते बाहर, और फिर फाइनली उनकी फिर डेथ ही हो जाती है। अब देखते हैं हम कॉजेज़ में देखते हैं सबसे पहले कि वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या कॉजेज़ हैं। कॉजेज़ में सबसे पहला सीवेज। जो डायरेक्ट सीवेज हम गंदगी नदियों या फिर लेक्स में डाल देते हैं, गंदगी, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। और पेस्टिसाइड्स वगैरह में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का यूज करेंगे तो यूट्रोफिकेशन हो जाता है। यूट्रोफिकेशन हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, यूट्रोफिकेशन के बारे में। इसके बाद वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री, ओके सही है। केमिकल वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट थे, जैसे कि अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडियो एक्टिव वेस्ट का यूज करते हैं। और अपना जब भी कोई न्यूक्लियर टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे रेडियो एक्टिव वेस्ट बाहर निकलते हैं। ऑयल पॉल्यूशन, जैसे कि हम ऊपर देख चुके हैं ऑयल पोल्यूशन के बारे में।
प्लास्टिक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्लास्टिक की है। सिंगल यूज प्लास्टिक की सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी जब 2018 में जो अपना ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ था ऑर्गेनाइज, वो इंडिया ने होस्ट किया था। इंडिया ने 5 जून को होता है ना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो इंडिया ने होस्ट किया था। तो उसमें उसकी थीम थी सिंगल यूज प्लास्टिक पे को धीरे धीरे ख़त्म करना। सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी वाटर बोतल जो हम रेलवे स्टेशन पर यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, एक बार यूज करते हैं बस और उसके बाद फेंक देते हैं, वो है सिंगल यूज प्लास्टिक। इसके बाद है अपना इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जैसे कि वाटर पॉल्यूशन इफ़ेक्ट्स क्या हैं, सब बहुत ही गंदे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। जैसे कि हम बताया कि अगर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का यूज होता है पेस्टिसाइड अब और हर्बिसाइड्स का, या फिर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, तो क्या होता है कि एक्सेस न्यूट्रिएंट होने से जब वो न्यूट्रिएंट लेक में जाते हैं तो एल्गल ब्लूम होता है। एल्गल ब्लूम होने के बाद वहाँ पे बीओडी बढ़ जाती है, CO2 का लेवल, ऑक्सीजन का लेवल, बीओडी बढ़ जाएगी और O2 का लेवल वहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बीओडी बढ़ने से O2 का लेवल एकदम डाउन हो जाएगा, जिससे कि वहाँ के एनिमल मरने लगेंगे और वो लेक है एक पूरी पूरी दलदल में बदल जाएगी और वहाँ पे पूरा इकोसिस्टम ख़त्म हो जाएगा उस लेक का। तो जैसे बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, जो पढ़ चुके हैं पहले से। इसके बाद बायो मैग्नीफिकेशन, जब भी कोई जैसे कि DDT है, कोई एक पॉल्यूटेंट है DDT, ये ये कहीं से भी मतलब मान लो प्रोड्यूसर में एंटर कर जाती है और फिर पूरी की पूरी उसका कंसंट्रेशन पूरी की पूरी फूड चेन में बढ़ता चला जाता है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे। तो पूरी की पूरी फूड चेन और फूड वेब कंटेमिनेट हो जाती है। पढ़ चुके हैं इसको भी हम ऑलरेडी, बायो मैग्नीफिकेशन क्या होता है। इसके बाद है रेमेडीज़, कैसे भाई क्या बचाव कर सकते हैं हम। सबसे पहला है अपना कि सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, सिंपल सा है, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट करो, ठीक है। पानी को डिस्चार्ज करने से पहले उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद चेकिंग टॉक्सिक वेस्ट लीज्ड बाय इंडस्ट्रीज, सिंपल पॉइंट है। इसके बाद कंट्रोलिंग प्लास्टिक वेस्ट डम्प्ड इनटू मरीन वाटर बॉडीज, प्लास्टिक वेस्ट यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक का कम यूज करूँ, प्लास्टिक को मतलब बार बार रिसाइकल करके यूज करूँ। उसके बाद डिसेंट्रलाइज वाटर कंजर्वेशन प्यूरिफिकेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, देखो डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है पंचायती राज सिस्टम। यानी कि जो पावर है ना, पावर किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं है, पावर बटी हुई है। यानी कि किसी पर्सन को हर काम के लिए ऊपर से मतलब एक जगह से, एक सेंटर से, कोई एक सेंटर पॉइंट होगा, वहाँ से हमेशा परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिसेंट्रलाइजेशन में ये होता है कि कुछ पावर बटी हुई होती हैं, हर एक ये सेंटर है और इस पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है, तो हर बार इसको यहाँ से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने स्तर पर थोड़ा सा काम कर सकता है। तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है मतलब गवर्नेंस में, तो इससे पॉलिसी मेकिंग में और पॉलिसी को भी इम्प्लीमेंट करने में बहुत फ़ायदा मिलता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब आया था, 1974 में, और अमेंडमेंट हुआ था इसका 1988 में। तो कोई एक्ट वगैरह में UPSC जनरली वही क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछती है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, एक्ट में रेगुलेटरी अथॉरिटी किसके पास है ना, और जो CP मतलब सेंटर है उसका क्या रोल है, स्टेट का क्या रोल है। अब देखते हैं उसका ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। तो जब साफ साफ दिख रहा है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट है, तो उसका ऑब्जेक्टिव भी यही होगा ना, एक्ट इज़ टू प्रोवाइड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग ऑफ प्योरिटी ऑफ वाटर। इसके बाद देखते हैं कि एक्ट विच रेगुलेटरी अथॉरिटी किसमें, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, नॉट सेंटर, ध्यान रखना, स्टेट के पास है, स्टेट के पास रेगुलेटरी अथॉरिटी। और ए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड परफॉर्म द सेम फंक्शंस फॉर यूटीज़, यानी कि CPCB सेंटर वाला है जो, वो यूटीज़ के लिए सेम फंक्शन करता है जो फंक्शन स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपने स्टेट के लिए करता है। एंड फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज़ एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट, यानी कि जो डिफरेंट स्टेट्स की जो पॉलिसीज़ हैं उनका कोऑर्डिनेशन भी
कौन करेगा? सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडी करेगा। इसके बाद स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स कंट्रोल सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डिस्चार्ज। क्यों? क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, तो ये काम भी स्टडी करेंगे। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, लिस्ट ऑफ डिसीजेस एसोसिएटेड विद पॉल्यूशन। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं इससे, एसएससी में भी पूछते हैं, यूपीएससी में भी पूछने की कभी संभावनाएं रहती हैं। जैसे कि ब्लैक फुट डिसीज किससे होती है, बस हमको ये ध्यान रखना है। आर्सेनिक ध्यान रख लो बस। ब्लैक फुट डिसीज इज रिलेटेड किससे होती है? आर्सेनिक लीचिंग से। ठीक है। और इसके बाद है अपना एस्बेस्टोसिस किससे होगी? एस्बेस्टोस पॉल्यूशन उससे होगी। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे है? एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स का ज़्यादा यूज करने से। इसके बाद है इताई किससे? कैडमियम पॉल्यूशन से। लेड एनीमिया लेड से। और मिनामाटा किससे है? मरकरी से, है ना। ब्लैक लंग डिसीज, ब्लैक से ध्यान रखो किससे है? कि कोल इंडस्ट्री में जो लोग यूज में रहते हैं ना, मतलब जो काम करते हैं वर्कर, तो कोल पे बहुत पतला सा एक सूट निकलता है एकदम, तो हमारे फेफड़े वगैरह में या फिर लंग्स वगैरह किडनी वगैरह में पहुंच के सांस लेने में काफ़ी दिक्कत पैदा करता है। तो इसे एक प्रकार का क्या है? ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज है, मतलब काम भी कर रहे हैं और साथ में बीमारी भी लेके आ रहे हैं, ब्लैक लंग डिसीज। उसके बाद सिलिकोसिस ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ सिलिका फ्रॉम ब्लास्टिंग साइट्स माइनिंग साइट्स। और कौन सी है? अपना ये स्किटल फ्लोरोसिस किससे? फ्लोराइड से। और यकोची अस्थमा किससे है? ये सल्फर ऑक्साइड से। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी इंपॉर्टेंट है ये एक तो बताते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है इसमें। एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सिलिकोसिस, मिनामाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इताई इंपॉर्टेंट है, और ब्लू बेबी सिंड्रोम ये मेन तो है, पता ही होना चाहिए। इसके बाद है अपना सॉइल पॉल्यूशन सिंपल सा भाई क्या है कि जब भी सॉइल पोल्यूटेंट कब होगी? सॉइल पोल्यूटेंट इज एन फैक्टर विच, जब सॉइल की क्वालिटी और टेक्सचर और मिनरल लेवल पे डिस्टर्बेंस हो जाए तो सॉइल कंटेमिनेट हो जाती है ना। तो कुछ कॉजेज़ क्या हैं? फर्टिलाइज़र का बहुत ही यूज करोगे, पेस्टिसाइड का काफ़ी सारा यूज करोगे, हर्बिसाइड का काफ़ी भयंकर तरीके से यूज करोगे, तो सॉइल धीरे धीरे इनफर्टाइल होती चली जाती है। इसके बाद पॉल्यूशन, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे सॉइल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। गंदगी की वजह से, पॉपुलेशन बढ़ने से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो जिससे कि सॉइल का भी बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन हो रहा है। इसके बाद डंपिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सॉइल वेस्ट, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो सॉइल कैसे रहेगी? जब फॉरेस्ट नहीं रहेंगी, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे जब, तो सॉइल इरोजन का लेवल बढ़ जाएगा ना, सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे ही सॉइल इरोजन को रोकने में काफ़ी मदद करते हैं पेड़ पौधे। इसके बाद तो वही सॉइल इरोजन है, सॉइल पॉल्यूशन। ओवर ग्रेजिंग भी हो रही है, ओवर ग्रेजिंग होगी तो भी सॉइल पॉल्यूट होगी। इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, क्या इफेक्ट पड़ते हैं सॉइल पॉल्यूशन के? एग्रीकल्चर पर सबसे पहले क्या इफेक्ट पड़ेगा? एग्रीकल्चर पर इफेक्ट पड़ेगा कि सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, पूरी की पूरी सॉइल फर्टाइल ही नहीं रहेगी। अब जब सॉइल पॉल्यूट हो जाएगी तो नाइट्रोजन का एक पूरा साइकिल होता है, तो नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस रुक जाएगी। क्रॉप में की मतलब जो यील्ड है, उत्पादकता है, वो कम हो जाएगी क्रॉप की। इंक्रीज सैलिनिटी एंड एरोजन का लेवल बढ़ जाएगा, सैलिनिटी बढ़ जाएगी। सैलाइन सॉइल तो वैसे भी इनफर्टाइल होती है। इसके बाद हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बायोमैग्निफिकेशन, जैसे कि सॉइल में बहुत अधिक मात्रा में अपन क्या यूज करेंगे? अगर पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स, तो जब वो बहते हुए इनडायरेक्टली किसी लेक या रिवर में जाएंगे तो यूट्रोफिकेशन होगा और बायोमैग्निफिकेशन के बहुत ज़्यादा चांस है। बायोमैग्निफिकेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है,
लीचिंग एंड वाटर पॉल्यूशन। इन्वायरमेंट पे क्या पड़ेगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा। जब ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस तो अपने आप हो जाएगा। इसके बाद रेमेडीज़ क्या है भाई, कैसे बचाव करें। फर्टिलाइजर का कम यूज करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग वो ज़्यादा बढ़ावा दो, और क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये सब हर्बिसाइड पेस्टिसाइड का यूज नहीं होता है। सिंपल सी पॉलिसी है, प्लास्टिक को यूज, रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकिल, रिड्यूस, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट करो, है ना। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन।